हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी दोस्तों को नमस्कार। कपिल, दीपक, धर्मेंद्र, ओंकार, मानव, गुड इवनिंग। सभी के सभी दोस्त आ जाएं, फिर हम लोग अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुखचैन, नमस्कार। पंकज जी, नमस्कार। धर्मेंद्र साहब, सर्वेश, संदीप भूषण, अभिषेक, केशव, रणवीर सिंह, कार्तिक, पंकज, सिद्धार्थ। आज पहले सभी के नाम ले लेता हूँ, बच्चे नाराज हो गए होंगे मैं लेट हो गया। शुभम, रवि, पंकज, आ जाइए सभी के सभी दोस्त। थैंक यू एवरीवन। सर वोकेबलरी रोकी नहीं है, वोकेबलरी को थोड़ा सा टाइम देने की रोकने की कोशिश इसलिए की गई है। अब अगले वीक आप लोगों का दिवाली की छुट्टियां आएंगी और दिवाली की छुट्टियों से हम लोगों का जो मेन स्ट्रीम सिलेबस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। इसलिए कंटेंट तो आप लोगों का पीडीएफ वाइज डलता ही रहेगा, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेन स्ट्रीम कोर्स, और उस मेन स्ट्रीम कोर्स को मेंटेन करने के लिए ही हम लोगों की कोशिश ये है कि पहले हम लोग फोकस्ड रहें अपने, ताकि सिलेबस हमारा मेन लेवल पर कवर हो जाए। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा था, कल आप लोगों की मैं क्लास लूँगा। ठीक है बच्चों, कल आप लोगों की क्लास मैं लूँगा, सैटरडे को कल क्लास लूँगा। ठीक है जी। तो चलिए, मुझे लगता है आप लोगों की बातें चलती रहेंगी, मुझे अपना पढ़ाने का काम शुरू। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, मैं थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। और दोस्तों, हम पिछली क्लास में प्रेपोजिशन को लेकर पढ़ना शुरू किए थे बातचीत। और जस्ट अ मोमेंट प्लीज। आशुतोष जी, पैसेजेस मैं कराऊंगा। चलिए दोस्तों, पिछली क्लास तक हम लोगों ने जो बातें की थी, अब मैं उसी बातचीत को लेकर आगे सिचुएशन को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। प्रेपोजिशन हमने पिछली क्लास में समझने की कोशिश की कि प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले हम यूज करते हैं, और ये रिलेट करने की कोशिश करता है पोजीशन को नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब से और शाबाश एडजेक्टिव से। प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ जो भी हमारा ये नाउन या प्रोनाउन है दोस्तों, हमने ये चीज समझने की कोशिश की, बेसिकली एडजेक्टिव या एडवर्ब बनता है। फाइन, अब थोड़ा सा कहानी को लेके चल लेते हैं आगे। हमारे पास एक एडजेक्टिव आती है बिफोर, एक एडजेक्टिव आती है इन फ्रंट ऑफ। मैं छोटी छोटी बातों को लेकर चलने की कोशिश करूंगा और फिर इसी से रिलेटेड आगे चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इक्कीस तारीख से मेरा नया बैच जो शुरू हो रहा है, वो बैच को लेकर थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। अब प्लीज़ आप कमेंटबाजी से बचें और इस चीज़ पर फोकस्ड रहें।
जरा आंसर्स पर फोकस करने का प्रयास करें प्लीज। अब अगर इस बात को हम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इन दोनों की दोनों प्रेपोजिशन का फर्क हमसे परीक्षा पूछती है। बिफोर की जब हम बात करते हैं तो बिफोर अपने आप में एक बहुत प्यारी प्रेपोजिशन है जिसको हम लोग जब यूज करते हैं तो ये हमेशा लिविंग नाउन के साथ यूज होती है, जबकि इन फ्रंट ऑफ की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो इसका जिक्र हम लोग यूज करने में लेके चल लेते हैं नॉन लिविंग नाउन के साथ। ठीक है बेटा, तो जिस नाउन से पहले आप यूज करते हैं वो अपने आप में स्पेसिफिक मीनिंग तरीके से यूज होते हैं। मेरे सामने लिखा हाउ डेयर यू स्पीक ब्लैंक मी। अगर इस मी को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो लिविंग होना है, नाउन है चाहे प्रोनाउन है वो आप अंडरस्टूड मानकर चल सकते हैं, इसीलिए हम इसके साथ यूज करते हैं बिफोर। कितने ही लोग इस लिखे हुए सेंटेंस को गलत बोलने की कोशिश करते हैं, हाउ डेयर यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी, गलत बोलते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस, दे प्रेजेंटेड द फैक्ट्स द जज। अगर लिविंग नाउन हमारे सामने आ रहा है इसीलिए हम लोगों ने इसके लिए भी यूज करने का प्रयास किया बिफोर। रीना पार्क्ड हर कार माई हाउस। अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये हुआ नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग होने की वजह से हम लोगों ने इसका जो जिक्र लिया इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देयर इज अ क्लॉक टावर दिस पार्क। वही आ गई आपके सामने नॉन लिविंग थिंग और इसीलिए हमने इसके लिए यूज किया इन फ्रंट ऑफ। क्लियर है? तो ये तो हो गई हमारी एक छोटी सी बातचीत। चलो बच्चों कहानी थोड़ी आगे लेके चल लेते हैं। ऐसी ही प्रेपोजिशन जो परीक्षा हमसे, अभी हम जनरल प्रेपोजिशन पर काम कर रहे हैं, ऐसी ही हमारी प्रेपोजिशंस दो और आती हैं। एक मैंने कहा टू, एक मैंने कहा टूवर्ड्स। अब टू या टूवर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो टू बताने की कोशिश करता है डेस्टिनेशन के बारे में। डेस्टिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसी को हम कहते हैं एंड पॉइंट। जब आप कोई भी चीज कहने की कोशिश कर रहे हो या कोई भी ट्रेवल की बात आप कर रहे हो तो जहां आपकी यात्रा खत्म होती है उसे हम डेस्टिनेशन कहते हैं, फाइन। लेकिन अगर टूवर्ड्स की बात हम करते हैं तो ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है और इसका अर्थ निकलता है इन द डायरेक्शन ऑफ। क्या अर्थ निकलता है बच्चों, बोलने की कोशिश करें, इन द डायरेक्शन ऑफ। अब अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, करण इज गोइंग towards the church to his college। अब देखो इस सवाल के अर्थ को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। करण नाम का एक इंसान है, परसेप्शन बताता है मीनिंग को। करण नाम का एक इंसान है, वो बेसिकली जा रहा है अपने कॉलेज। कहाँ जा रहा है बच्चों? वो जा रहा है अपने कॉलेज, फाइन। लेकिन जब कॉलेज जाने की बातचीत है तो कॉलेज जाने के रास्ते कई तरीके से हो सकते हैं। एक रास्ता जो होटल होता हुआ जा रहा है, एक रास्ता है जो अगर हम कहें तो हॉस्टल होता हुआ जा रहा है, अरे हाँ है ना, और एक रास्ता ऐसा है जो चर्च होता हुआ जा रहा है। तो रास्ते कई सारे हो सकते हैं, हाँ है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। टूवर्ड्स हमें डेस्टिनेशन नहीं बताता, टूवर्ड्स हमें बताने की कोशिश करता है इन द डायरेक्शन ऑफ, और टू हमें बताता है वो जगह जहां पर आपको पहुंचना है। क्लियर है? फाइन। तो ये छोटी सी बात थी इस टू और टूवर्ड्स की। अब इसका अच्छा एप्लीकेशन क्या वो मैं भी शुरू करूंगा। एक बार आप इस बात को देखें, नजरें निकालें, फिर शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।
आप लोगों के लिए फ्रेजल वर्ब्स और आप लोगों के लिए फिक्स्ड प्रेपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो वो आप लोगों के लिए दोस्तों अपलोडेड हैं, और मैं चाहूँगा कि मेरी नेक्स्ट क्लास आप लोगों के साथ जब हो तो वो चीज़ आप लोग प्लीज़ वो चीज़ आप लोग अपना प्रिंट निकलवा लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातों को मुझे जोड़ना है, आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं वो। फाइन। अच्छा बच्चों, एक बहुत प्यारी प्रेपोजिशन है, ये कई सारे पेपर्स आप लोगों से पूछते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, इस बात को समझने से पहले एक सवाल पूछता हूं जिसको सबसे ज्यादा बच्चों को रटाया गया है। फाइन, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहले मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपके सामने लिखने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। पांचों के पांचों सेंटेंसेस पर जरा ध्यान से देखें और अपने आंसर्स मार्क करें। तो दोस्तों मैंने कई सारे बुक्स को कंसल्ट किया, और दुनिया भर की बुक्स के अंदर इस क्वेश्चन को लेकर इतनी सारी गलत फहमियाँ हैं, और वो गलत फहमियाँ कैसे बर्बाद करती हैं मैं दिखाता हूँ। कई सारी किताबों में लिखा मिलता है भैया किसी सेंटेंस की शुरुआत में हम डू टू का यूज़ नहीं करते, सेंटेंस की शुरुआत में हम ओविंग टू का यूज़ करते हैं। इस बात को पढ़ने के बाद मुझे जो है बहुत दर्द महसूस हुआ दिल में। मैंने सोचा यार कितनी बर्बादी फैलाई जा रही है। बड़े प्यार से लॉजिक को समझें। देखो बच्चों, प्रेपोजिशन की जब शुरुआत हमारे बीच हुई तो हम लोगों ने एक बात को समझा था। प्रेपोजिशन की जब हमारी शुरुआत हुई तो हम लोगों ने एक बात को ध्यान से समझा था कि हम लोग जब भी किसी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो, कल की क्लास को रिवाइज करा रहा हूं, जब हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो नाउन या प्रोनाउन से पहले हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, और या तो ये बनता है एडजेक्टिव या फिर ये बनता है एडवर्ब। क्या बनता है बेटा? या तो ये बनता है एडजेक्टिव या फिर ये बनता है एडवर्ब।
अरे हाँ है ना। अब अगर ये एडजेक्टिव का काम करता है तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब का काम करता है तो ये वर्ब या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। यही चीजें सिखाई गई थी, बोलो हाँ। तो इस लिहाज से अगर मैं सोचूं तो ड्यू टू और ओविंग टू का भी ऐसे ही फंक्शन बनता है। जब हम इस ड्यू टू की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो ड्यू टू के साथ जुड़ा हुआ ये नाउन या फिर प्रोनाउन, देखो है तो ये प्रेपोजिशन, तो इस ओविंग टू के साथ भी जुड़ा क्या चीज, नाउन या फिर प्रोनाउन। तो जब इस ड्यू टू के साथ हम नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो ये जो जुड़ती है बातचीत, ये जुड़कर क्वालिफाई किसको कर रही है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये दोनों के दोनों मिलकर बेसिकली काम करते हैं एडजेक्टिव का, इसीलिए क्वालिफाई करने का काम करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। और ओविंग के साथ जब हम टू को जोड़ते हैं तो ये नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़कर ये काम करते हैं एडवर्ब का, और क्वालिफाई करने का काम करें ये एडवर्ब को या फिर एडजेक्टिव को। आज बच्चों लिखे हुए सवाल पर काम करते हैं। राखी गॉट द सक्सेस ब्लैंक हर हार्ड वर्क। अब मैं यहाँ से ये जो भी कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली या तो एडवर्ब बनेगा या एडजेक्टिव बनेगा। अब ये जो सारा कुछ है ये क्वालिफाई किसे करेगा, राखी को या फिर सक्सेस को, क्योंकि गॉट एक लिंकिंग वर्ब है। तो अगर आप इस बात को ध्यान से समझेंगे तो बेसिकली ये जो क्वालिफाई करेगा तो क्वालिफाई किसको करेगा, सक्सेस। सक्सेस अपने आप में नाउन हुआ, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए मुझे एडजेक्टिव बनाना होगा इसका, और एडजेक्टिव ये बनेगा तब जब इसके साथ हम लोग यूज करते हैं ड्यू टू। ठीक है बच्चों, इस वीडियो के सेक्शन को बार बार देखने की कोशिश करना, ठीक है ना, ये काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राखी क्वालिफाइड हर हार्ड वर्क। तो जो भी इसके साथ हम लोग जोड़ने की कोशिश करें, ये जो भी जोड़ने की कोशिश करें, क्वालिफाई किसको कर रहा है, राखी को या क्वालिफाइड को। आप कहोगे सर क्वालिफाइड को क्वालिफाई करना चाहते हो मतलब, तो क्वालिफाइड अपने आप में एक वर्ब है। अब वर्ब के लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ चाहिए ओविंग टू, क्योंकि ये सारा का सारा मिलकर काम कर रहा है एडवर्ब का। बहुत अच्छे लेवल के पेपर में मिलता है इन चीजों का, वरना तो तुक्केबाजी तो तुक्केबाजी चली रही है। तुक्केबाजी का अपने से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं पहले से ही बोल चुका हूँ। बैड वेदर आई कैंसल्ड द मीटिंग। आप यहाँ रीजन बताने की कोशिश कर रहे हो, आई का, कैंसल्ड का या मीटिंग का। ऑब्वियसली आप बताने की कोशिश कर रहे हो कैंसल्ड का। अब अगर कैंसल्ड का आप रीजन बता रहे हो तो वर्ब के लिए आप लोगों को बनाना होगा इसे एडवर्ब। ठीक, अगला सवाल कहता है बैड वेदर द ट्रैफिक कुड नॉट मूव। अब अगर ट्रैफिक की मैं बात करना चाहूं तो ट्रैफिक का बैड वेदर नहीं है, ये जो भी रीजन बताने की कोशिश कर रहा है मूव नहीं करने का रीजन, तो यहां पर भी हम लोगों को लिखा चाहिए owing to his deliberate knowledge he is a nice teacher। तो ये जो भी कुछ एक्सप्लेन कर रहा है ही की बात नहीं, नाइस टीचर की बात कर रहा है, नाइस टीचर को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसके लिए मेंशन करते हैं ड्यू टू को। तो बच्चों इस दायरे को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये कई बार परीक्षाओं में उलझाने का काम करता है। आप सभी से एक दिल से गुजारिश है, वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करो भाई। अपने दोस्तों के पास बैठो, उन्हें समझाओ कि भैया असली पढ़ने का तरीका क्या है, देखो जरा इसे ध्यान से, बेहोश मत हो, नकली टीचर्स के हत्थे मत चढ़ो, क्योंकि नकली टीचर के हत्थे चढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान है आपका 1 से 1.5 साल वेस्ट हो जाता है। बार बार वैकेंसी नहीं आती, बार बार वैकेंसी नहीं आती, बार बार तैयारी के लिए आपके अंदर जज्बा भी नहीं जागता। तो बहुत अच्छा है कि जितनी जल्दी आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि समय जितना भी है बच्चों उसको बहुत अच्छे टीचर के साथ जोड़कर निकालो, आपका फायदा है। दो प्रेपोजिशंस और हमारे सामने आती हैं, इनको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं।
लिखे हुए इन सेंटेंसेस पर जरा फोकस करें प्लीज। मैं थोड़ा थोड़ा खा रहा हूं ताकि मेरा भी माहौल बना रहे। अब इन सारे के सारे माहौल को ठीक करने के लिए पहले इस लिखी हुई बातचीत को ध्यान से देखें। बेसिकली इन्हें हम कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। कंपाउंड प्रेपोजिशन उन्हें कहते हैं जब दो अलग अलग प्रेपोजिशन के बीच आप नाउन जोड़कर उसे प्रेपोजिशन के रूप में प्रयोग करते हैं। इंस्टेड ऑफ, इन सर्च ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ऐसी कई सारी हम लोग प्रेपोजिशन का जिक्र करते हैं। अब ये जो प्रेपोजिशन हमारे सामने आती है तो इंस्टेड ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये तैयार करते हैं एक तरह का सब्स्टिट्यूशन। क्या तैयार करते हैं? सब्स्टिट्यूशन। जब सब्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो इसका अर्थ तैयार होता है इन प्लेस ऑफ। कुछ ग्रामेरियन इसी के लिए एक और प्रेपोजिशन यूज करते हैं जिसे आप कह सकते हैं इन ल्यू ऑफ। अब अगर मैं इसे हिंदी, क्योंकि भाई हिंदी के कुछ खिलाड़ी बैठे हैं के स्थान पर, ठीक है, वैसे मैं हिंदी बताता नहीं पर ये इतना क्लोज कंफ्यूजन है कि इसको नहीं समझा तो मेरा तो सिलेक्शन से लेना देना है भाई। इन स्पाइट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो इन स्पाइट ऑफ बताने की कोशिश करता है कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। और कॉन्ट्रडिक्शन अगर बताने की कोशिश करता है तो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब कोई चीज कही गई लेकिन उसके बावजूद। फाइन। ये इसका अर्थ तैयार हुआ। ठीक है जी, कॉन्ट्रडिक्शन बताने की बात हुई। अब अगर इस सेंटेंस की मैं बात करता हूं, ही टुक माई कार ब्लैंक हिज स्कूटर। अब इस बात का मतलब क्या समझ में आता है? किसी इंसान को अपनी स्कूटर लेकर जानी थी, वो मेरी कार लेके चला गया, तो इसका मतलब इन प्लेस ऑफ बताने की कोशिश हुई, तो इसी को हमने बताया इंस्टेड ऑफ। He did not return my car blank my requests। तो अब देखो यहाँ प्लेस को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा है। आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो फिर भी आपकी गाड़ी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इन स्पाइट ऑफ। अब अगर मैं इस इन स्पाइट ऑफ को थोड़ा ध्यान से समझना चाहूं तो ये इन स्पाइट ऑफ का जो ये लिखा ऑफ है, सुन रहा है ना तू, ये लिखा जो ऑफ है इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है डिस्पाइट। अब डी की अगर मैं बात करता हूं तो डी का अर्थ होता है अवे, आउट या ऑफ, तो इसका मतलब डिस्पाइट के अंदर ऑफ का मीनिंग पहले ही जुड़ा है, इसीलिए हम लोगों को किसी टीचर ने रटा दिया कि डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज नहीं करते। फाइन, ठीक है। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि डिस्पाइट के अंदर जो डी जुड़ा है वो पहले से इसके अर्थ को छिपाए हुए है। तो इसी लिखे हुए सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ ना लिखकर मैं यहां पर अगर चाहूं डिस्पाइट का अगर यूज करूं तो गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर इंस्टेड ऑफ और इन स्पाइट ऑफ पर फोकस करते हैं। ब्लैंक बैड हेल्थ ही केप्ट टीचिंग। कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन बताने की कोशिश हुई तो इन स्पाइट ऑफ। आप इन स्पाइट ऑफ की जगह डिस्पाइट का यूज भी कर सकते हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। रवि ब्लैंक कैप्टन रस्टिकेटेड मनीष, तो इसका मतलब एक की जगह दूसरे की बात कही गई है। और बच्चों ये हुआ इंस्टेड ऑफ, ठीक है। एक बार इसे नजरों से निकाल लो भाई। मैं साथ साथ थोड़ा सा खा रहा हूं क्योंकि सारा दिन क्लास लेने के बाद थोड़ी फुर्सत नहीं मिलती, प्लीज गुस्सा मत होना। एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर आपको
गुस्सा आता है? गुस्सा नहीं आता? सारा दिन, मेरा सारा दिन बच्चों के बीच निकलता है। सुबह 8 बजे मैं क्लास शुरू करता हूँ, रात 10 बजे तक आप लोगों के साथ ही रहता हूँ। तो मेरी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल सारी लाइफ मेरे बच्चों के बीच में है। मेरी बात समझ है? इन्हीं के साथ हंसना, इन्हीं के साथ खेलना, इन्हीं के साथ मस्ती काटना। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में गाना गुनगुना लेता हूँ। तो मुझे लगता है मेरे दोस्तों को इतना प्यार मिलता है और मुझे अपने दोस्तों से प्यार मिलता है, ये काबिल तारीफ है। अच्छा बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द को लिखा था। जब इस प्रेपोजिशन फॉर की हम बात करते हैं तो ये बहुत सारे फंक्शन रखता है हमारे सामने। अगर इसके फंक्शंस की मैं बात करूं तो सबसे पहला ये फंक्शन हमारे सामने रखता है जब हम बताने की कोशिश करते हैं पर्पस। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, आई ब्रॉट दीज फ्लावर्स फॉर कीर्ति, ठीक है, प्रेपोजिशन फॉर और फिर मैंने लिखा आपके सामने कीर्ति। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ हमारे सामने छोटी सी बात, पर्पस। ठीक है जी। हम इसी के साथ साथ दूसरी चीज लेकर आ सकते हैं जो बताने की कोशिश करता है हमें, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे अगर छोटी सी बात कहूं, आई वेटेड फॉर 10 मिनट्स, ड्यूरेशन है, इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, समय बताने के लिए। हम इसी फॉर का अगर यूज करते हैं तो ड्यूरेशन से आगे इसका एक और अर्थ आता है जो बताने की कोशिश करता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? जैसे आप कभी भी शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है ना जी, तो दुकानदार कहता है यू कैन हैव दिस शर्ट फॉर रुपीज, आप देख पा रहे हैं, सॉरी यहां लिख देता हूं, क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, फॉर रुपीज 2000। इसका मतलब क्या समझ आया कि भैया पैसा दो और शर्ट लो, पैसा दो और शर्ट लो, फाइन। तो इसका मतलब ये समझ में आता है जब हम बताने की कोशिश करते हैं एक्सचेंज। इसी की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो भैया ये जब रीजन बताने की कोशिश करता है तो रीजन बताने के लिए ये मीनिंग रिप्लेस करता है बिकॉज ऑफ को। अब ध्यान से देखना, कितनी प्यारी चीज बन गई है हमारे सामने। बिकॉज अपने आप में कंजंक्शन है और इस कंजंक्शन के साथ ऑफ का हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे अगर मैं कहना चाहूं ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल। ये अपने आप में सेंटेंस ठीक है, ये हमारे सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट है, ये इसका रीजन बताने के लिए बिकॉज एक कंजंक्शन हुआ और आगे ही सेंटेंस लिखा। क्लियर है? अब अगर मैं इसी लिखे हुए बिकॉज के साथ, ये अपने आप में कंजंक्शन है, अब अगर मैं इसी लिखे हुए सेंटेंस में इस बिकॉज के साथ ऑफ जोड़ दूं तो ये ऑफ जोड़ते ही हमारे सामने आ गई बच्चों प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन। अरे हाँ ना, इसका मतलब कायदे से इस लिखे हुए ही वाज इल को हमें हटाना पड़ेगा और इसे कन्वर्ट करना होगा किस चीज में, नाउन या प्रोनाउन से जुड़े फ्रेज में। यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ है हमारे पास, अब मुझे इसको ठीक लिखना पड़ेगा और यहाँ पर लिखने की कोशिश की ऑफ हिज, और इस इल को हमने बनाने की कोशिश की नाउन, क्योंकि हम जानते हैं प्रेपोजिशन का जिक्र नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। क्लियर है? तो इसी चीज को अगर आप दोबारा से लिखने की कोशिश करो तो इसी को हम फिर से सेंटेंस में लिख सकते हैं, ही डिड नॉट स्लीप फॉर हीट। अब देखो, मैं छोटा सा सेंटेंस इसी जैसा लिखना, आप इस ऑफ को बिकॉज ऑफ को हटाकर फॉर लिख लो, या फिर एक छोटा सा एग्जांपल लिखा, वो सो नहीं पाया, क्या वजह थी भाई साहब, गर्मी। क्लियर है? इसी फॉर के अगर मैं मीनिंग की बात करना चाहूं तो फॉर हमें एक और अर्थ बताने की कोशिश करता है जिसे हम कहते हैं सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? एप्रोप्रिएटनेस। क्या कहा? एप्रोप्रिएटनेस। जैसे क्लास चल रही है, ठीक है, क्लास चल रही है और दीपक जी आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के क्लास में आ जाओ, कैसा महसूस करोगे? आप कहोगे सर आग लगा दे, हाँ है ना। तो इसका मतलब मीनिंग में गड़बड़ हुई।
आप बोलने की कोशिश करोगे दिस कॉस्ट्यूम इज फॉर स्विमिंग। बात कुछ समझ में आई सर? तो इस फोर के साथ अगर हम स्विमिंग जोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब हमें समझ आता है किसी चीज की सुटेबिलिटी बताने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक और हमारे सामने मीनिंग हो गया भाई। अरे हाँ है ना। अच्छा, एक और इसका मैं फंक्शन आपको समझाने की कोशिश करूंगा और वो फंक्शन है इसका जिसे हम लोग कहते हैं इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ अभी अभी हम समझ कर आए इन प्लेस ऑफ। ठीक है ना जी। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा आपके लिए एक छोटा सा सेंटेंस, गो फॉर मी। ठीक है, तो इस फॉर का मतलब क्या समझ आया कि मेरे स्थान पर तुम जाओ। क्लियर है? अरे हाँ है ना, मेरे स्थान पर तुम जाओ। ठीक है, गो फॉर मी की जगह आप इंस्टेड ऑफ मी भी कह सकते हैं। अरे हाँ है ना। अब अगर मैं इसी सेंटेंस पिछली जो इससे पिछली मतलब सेशन में हमने अभी भी समझने की कोशिश कर दी, ही टुक माई कार फॉर हिज स्कूटर। अब मेरे बच्चों, अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है तो ये सेंटेंस गलत नहीं है, क्योंकि इस फॉर का जो अर्थ निकल कर आता है वो निकल कर आता है इंस्टेड ऑफ। तो मेरे बच्चों, मैंने फोर का आप लोगों को मीनिंग बताया। सबसे पहले पर्पस, दूसरा ड्यूरेशन, के बाद एक्सचेंज, फिर रीजन, बताने का तरीका हमने समझा, और इसी के बाद हमने कहा सुटेबिलिटी या अप्रोप्रिएटनेस, और एक चीज हमने कही इंस्टेड ऑफ। जरा नजरों से निकाल लीजिए। चलिए मेरे भाई, थोड़ी बात आगे लेके चल लेते हैं, और पूरी उम्मीद है मुझे यहाँ तक की कथा आप लोगों को समझ आ गई होगी। फाइन। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुखर्जी नगर में हम जो बैचेस लेते हैं वो 3 घंटे का एक बैच होता है। आप लोगों को ये चीज हो सकता है सुनकर बड़ा अजीब लगे, हम 3-3 घंटे का बैच लगा के चलते हैं, और 3 घंटे के बैच में बच्चे मंत्र मुग्ध पढ़ते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बिल्कुल इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। पढ़ना है तो फिर तो जी जान लड़ा दो यार, क्योंकि यही आपका आखिरी समय बचा। ये सोचकर लड़ोगे तो अब की बार आखिरी बार सोचकर लड़ोगे तो मजा आएगा। अच्छा भाई, थोड़ी बातों को लेके चल लेता हूं मैं आगे। फाइन। हमारे सामने अभी अभी हम लोगों ने समझने की कोशिश की टू, बताने की कोशिश करता है डेस्टिनेशन। ठीक, अब इसी जैसी एक प्रेपोजिशन और अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो फ्रॉम। फ्रॉम हमें बताने की कोशिश करता है ओरिजिन। ओरिजिन को अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो यही हमें बताने की कोशिश करता है स्टार्टिंग ऑफ समथिंग। और इसी की अगर मैं टू के साथ बातचीत को जोड़ने की कोशिश करूं तो सर ये बताने की कोशिश करता है एंडिंग। ठीक, अब चीजों को ध्यान से समझो।
हम लोगों ने कंजंक्शंस के दौरान ये एक चीज समझी थी, हम लोगों ने एक चीज सुनी भी है कि फ्रॉम के साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं, सुना है आप लोगों ने। तो भाई फ्रॉम हो गया शुरुआत का जिक्र और टू हो गया आपके अंत का। ठीक, थोड़ी सी बातों को समझने की कोशिश करें। आप किसी इंसान से पूछ लेते हो वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक, तो सामने वाला जवाब देता है आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है जी। अगर मैं सवाल को समझने की कोशिश करूं, ठीक है, तो ये सवाल अपने आप में बिल्कुल सेंसिबल बनता है। तो बेसिकली मैं अपना ओरिजिन बता रहा हूं, क्लियर है? ठीक है, तो सवाल के अर्थ बदल जाते हैं अगर चीजों को थोड़ा ध्यान से समझने का हम प्रयास करें तो ये अपने आप में एक छोटी सी बात हो गई और ये बात हो गई ओरिजिन बताने की। खैर, अब देखो एक छोटे से सवाल पर अगर मैं काम करना शुरू करूं, मान लीजिए छोटे से सवाल पर मैं काम करना शुरू करता हूं। बार बार एक चीज कहता हूं कि प्रेपोजिशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है परसेप्शन। पहले इन चारों की चारों बातों में फ्रॉम और टू को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना प्लीज। अब इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए मैं आप लोगों को फिर से परसेप्शन की बातचीत पर लेकर चलता हूं। ठीक है, मान लो, चलो यहां नहीं यहां बनाता हूं क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी जगह होगी, अच्छा लगेगा आप लोगों को। मान लीजिए मैं आपके सामने ये एक छोटा सा हिस्टोग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। तो आप सभी लोग जानते हो कि ये तो हो गया आपका हाईएस्ट पॉइंट और ये हो गया मान लीजिए आपका लोवेस्ट पॉइंट। टेम्परेचर रोज ब्लैंक लोवेस्ट पॉइंट, तो इसका मतलब तो समझ में आता है कि ये मान लीजिए एक लोवेस्ट पॉइंट है और ये राइज होता जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट की तरफ। ये इस पहले का मतलब समझ में आया। तो रोज के साथ हम लोगों को यहां पर लिखना पड़ा फ्रॉम। ठीक है जी। अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं टेम्परेचर फेल ब्लैंक हाईएस्ट पॉइंट, तो अगर फेल है तो इसका मतलब ये रहा आपका हाईएस्ट पॉइंट और ये आ गई बातचीत आपकी इस तरफ। टेम्परेचर फेल ब्लैंक हाईएस्ट पॉइंट, इसका मतलब उसका ओरिजिन है हाईएस्ट पॉइंट। ठीक, तो ये हो गया आपका यहां पर फेल फ्रॉम। द टेम्परेचर रोज ब्लैंक हाईएस्ट पॉइंट, इसका मतलब
रोज की अगर आप बात कर रहे हो तो यहां से चलता चलता और डेस्टिनेशन हाईएस्ट पॉइंट हुआ, तो यहां पर क्या होना चाहिए 2। द टेम्परेचर फेल ब्लैंक हाईएस्ट पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट पॉइंट से यहां शुरू और डेस्टिनेशन लोवेस्ट हुआ, तो यहां पर हो गया आप लोगों का फिर से, ये मैंने दोबारा से वही क्वेश्चन लिख दिया जो ऊपर लिखा है। तो एक काम कर लेता हूं मैं यहां पर हाईएस्ट की जगह लोवेस्ट लिख लेता हूं। मैं लिखते लिखते शायद ये वाली बात थोड़ा सा गलत लिख गया, माफ कीजिएगा। तो अब क्या कहोगे बच्चों, सोचो ध्यान से। द टेम्परेचर फेल ब्लैंक लोवेस्ट पॉइंट, तो फेल ये डेस्टिनेशन हुआ, फेल टू द लोवेस्ट पॉइंट। ठीक, अब जहां जहां पर टू लिखा हुआ है अगर मान लो वहां टू को हटाकर मान लो टूवर्ड्स अगर मैं लिख देता हूं, तो टूवर्ड्स की बात ऐसे हो गई कि डायरेक्शन तो इस तरफ है लेकिन पहुंच पाया या नहीं पाया हम नहीं जानते, और इसी तरीके से ये टूवर्ड्स की बात हो गई। फाइन, ये हो गई आपकी टूवर्ड्स की बात। फाइन, और ये आपका 2 या 4 फ्रॉम जो लिखा है। अब एक सवाल और उठता है हमारे सामने, द टेम्परेचर इज ब्लैंक हाईएस्ट पॉइंट। तो आप देखोगे सर यहां पर तो कोई फ्लक्चुएशन है ही नहीं। अब फ्लक्चुएशन नहीं है तो एक नई प्रेपोजिशन का जन्म हुआ। एट का जब हम जिक्र करते हैं तो एट बताने की कोशिश करता है हमारे सामने एक स्टैटिक पॉइंट को। स्टैटिक पॉइंट की अगर हम बात करना चाहें तो स्टैटिक पॉइंट की तरीके से ही इसका मीनिंग समझ में आता है कि स्टैटिक होने के नाते नाते ये एक पर्टिकुलर लोकेशन भी बता सकता है, पर्टिकुलर लोकेशन भी बता सकता है। जैसे अगर आपका कोई दोस्त कहता है आई विल मीट यू एट CCD एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, तो ध्यान से देखो जी, बड़े प्यार से सीक्वेंस समझ आता है। इन दिल्ली बड़ा स्थान, एट मुखर्जी नगर छोटा स्थान, और ये हुई आपकी एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है जी। अब मैं अगर आपके सामने सेंटेंस कहने की कोशिश करता हूं, यू विल फाइंड द ट्रेन एट प्लेटफॉर्म नंबर 7 एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यू गॉट माई पॉइंट, रेलवे स्टेशन जुड़ा हुआ है इसके साथ। फाइन, तो ये लोकेशन बताने का तरीका हुआ। अब अगर इस लिखे हुए क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, द टेम्परेचर इज ब्लैंक हाईएस्ट पॉइंट, तो ये स्टैटिक की बात हुई, इसलिए हम लोगों ने जोड़ने की कोशिश की इसके साथ एट। एक बार इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लें, फिर चलता हूं मैं लेकर चीजों को आगे। मैं उम्मीद करता हूं आपने ये चीज देख ली होगी, समझने का प्रयास किया होगा। जनरल प्रेपोजिशन की यही खूबसूरती है, हल्की सी बात के ऊपर कहानी पूरी तरह से बदलती नजर आती है। अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई इंसान कोई किताब अगर ये कहती है कि एक सेंटेंस में एक ही प्रेपोजिशन है, तो बाबूजी फिर तो आपकी समझ में लफड़ा है, फिर तो आपकी समझ में लफड़ा है। मैं अगर एक सेंटेंस कहने की कोशिश करूं, मान लीजिए
अगर मान लीजिए तीन प्रेपोजिशन से इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करूं तो इन तीनों के अर्थ में क्या चीज छिपी हुई है। 2 घंटे का फायदा तो है यार, 2 घंटे का फायदा तो है। 1.5 घंटे में तो सही ढंग से माहौल भी नहीं बन पाता, पर 2 घंटे का एक फायदा तो है कि चीजें चलती रहती हैं बैक टू बैक और बड़ा मजा आता रहता है। चलो 2 मिनट के लिए कमेंट्स ले लेता हूँ क्योंकि आज मैंने बच्चों से बात नहीं की है। आ जाओ मेरे दोस्तों, शिकार करते हैं। कहाँ गए भाई? थैंक यू छाया बेटा। वीडियो तो ठीक चल रही है पंकज, किसी भी बच्चे का कोई शिकायत नहीं है। 2 मिनट के लिए आ जाओ, थोड़ी सी गल्ला गोरियां दे विच टोए नियासी मर गए ओए होए। थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ, आज कई दिन बाद मन किया है आप लोगों की बातें सुनने का। पहले पहले नंबर के लिए पढ़ता था, अब इंटरेस्ट आ रहा है। सर बात बार कहते हो, शुरू करते हैं ये भी तो। दौर में जीना आ जाता है। नीलम थैंक यू, विश्व थैंक यू। लाइट ज्यादा है, चली जाएगी। थैंक यू रचित। एक ओंकार। नई बैच का टाइम आपके बैच से कोई लेना देना नहीं है। ओह शाबाश। हमारे एमपी में ऐसे टीचर नहीं है। अरे गोपाल वर्मा हिंदुस्तान में अकेला ही है। अभिषेक तिवारी वीडियो दोबारा देखना, थोड़ा समझ में आ जाएगा बेटा। सो नाइस ऑफ यू गब्बर सिंह। थैंक यू विकी। राज पुरोहित, रॉकी, थैंक यू रविकांत। थैंक यू रंजन। रवि साहब कहते हैं पहले मैथ्स पढ़ते थे, अब इंग्लिश पढ़ने का मन करता है। Preposition from zero, सन्नाटा टू हीरो, सोनाटा। ओ माय गॉड, थैंक यू राजन साहब। एक बच्चा कह रहा है कि हमारे को ऐसे ऑफर दिए जाते हैं कि फीस जमा कराओ और पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कार्तिक साहब कहते हैं जीवी डाउट जोन पर फालतू की चीजें बहुत हो रही हैं, 1500 मैसेज 4-5 काम के होते हैं। तो भाई आप मत देखो, आप मत देखो। थैंक यू कपिल साहब। बिनते दिल मिशरिया, एक अंकार। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। थैंक यू आदित्य। थैंक यू दिलीप साहब। मेरी तो जिंदगी बदल गई। अरे माय गॉड सोनू, इतनी लंबी बात। थैंक यू रोके। जय हनुमान।
खतरनाक है भाई सारे। अपने दोस्तों को बताओ भी इंग्लिश में आप लोगों को कैसा महसूस होता है, ठीक है। अपने दोस्तों को बताओ कि इंग्लिश रटने की चीज नहीं है। थैंक यू सो मच दिलीप, दिव्यांश, विकी, रवि, अभिषेक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू रजन, थैंक यू प्रतीक, संजय। थैंक यू। चलिए, तो मैं इसलिए बात कर रहा था कि थोड़ा सा मुझे भी लगा कि बात कर लेनी चाहिए। वन टाइम पे करो फिर एंजॉय करो, पूरी करो कथा। थैंक यू एवरीवन। चलिए चलिए, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। अरे यार तुम बदतमीज हो क्या? ओवर हो गया क्या क्लास? 9 बजे छोड़ूंगा आज तुम लोगों को, कमाल है। चलिए चलिए, थैंक यू एवरीवन। रोक दीजिए कमेंट्स वाली बातचीत को, अब थोड़ा सा आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। थैंक यू एवरीवन। चलिए अब देखो प्रेपोजिशन कितनी अच्छे से परसेप्शन बदल सकती है। मेरे सामने लिखा हुआ एक सेंटेंस है, दे हैड अ डिस्कशन ब्लैंक पॉवर्टी। जब हम इस ओन की बात करते हैं तो ओन अपने आप में, मैं कह रहा हूं एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रेपोजिशन वैलिड होती है, ठीक। जब मैं इस ओन की बात करता हूं तो ओन का मतलब क्या समझना है, थोड़ा ध्यान से देखें। जब हम इस ओन की बात करते हैं तो ओन बेसिकली प्रेपोजिशन जब यूज होती है तो ओन बताने का यहां पर काम कर रहा है टॉपिक, ठीक है। टॉपिक का मतलब आपकी बात का टॉपिक क्या था उसे बताने के लिए आप कह सकते हैं ऑन। जब ओवर की आप बात करते हैं तो ओवर का मतलब हुआ कि जो आप कह रहे हो या जो भी आपका डिस्कशन हुआ उसके अंदर यू कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। देयर वाज अ डिस्कशन ओवर पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी कितनी तरह की है, इसका मीनिंग क्या है, कौन से एरियाज ने इसको डिस्टर्ब किया, किन एरियाज की वजह से ये आई है, एटसेट्रा, ये एंड वो। फाइन, जस्ट अ मिनट प्लीज। तो ये हुआ ओवर का मीनिंग, फाइन। अब आता है अबाउट। जब इस अबाउट की हम बात करते हैं तो अबाउट बताने की कोशिश करता है एक रेफरेंस। क्या बताने की कोशिश करता है? एक रेफरेंस। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो समझा जा सकता है बड़े प्यार से कि जैसे मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। आप किसी मीटिंग में थे, मीटिंग में बातचीत चली और बातचीत चलनी शुरू हुई पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन का जिक्र हुआ, पॉपुलेशन क्यों हो रही है, तो जो भी वहां पर स्पोक्स पर्सन था उन्होंने बताया कि देखो भाई पॉपुलेशन के कई सारे रीजंस हैं, पॉपुलेशन के कई सारे रीजंस हैं। एजुकेशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर दूसरी बात लोग गरीब भी हैं। तो मैं बेसिकली पॉवर्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, पर मेरे जिक्र में कहीं ना कहीं पॉवर्टी का मेंशन हुआ। ये अबाउट की बात है। गॉट माय पॉइंट? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों प्रीपोजिशन अपने आप में ठीक है। मैं एक बार फिर से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक सेंटेंस कहा, ही केम
with her, without her, along her, along with her, from her, to her। प्रेपोजिशन बदलो, अर्थ बदलता जाता है। एक एक करके इन चीजों को समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक और लो भाई, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं कहने की कोशिश करूं मेरे भाई, ही केम विद हर, ही केम विद हर, इसका मतलब क्या समझ में आता है? मान लीजिए एक प्रोग्राम हो रहा है मेरे भाई, ठीक है जी, मान लीजिए कहीं पर एक प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, और इस प्रोग्राम के अंदर एक इंसान यहाँ है, ठीक है जी, और एक इंसान, सॉरी, एक इंसान यहाँ है, ठीक है। अब किसी इंसान ने इस लेडी से पूछने की कोशिश की, हाँ जी मैडम आपको किसने बुलाया है? तो इस लेडी ने कहा मैं इन साहब के साथ हूं। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि ये दोनों एक साथ ही खड़े हों। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये दोनों के दोनों इंसान एक साथ ही खड़े हों, ठीक है जी। इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों के दोनों एक साथ खड़े हों, ये अपनी जगह ठीक है। अगर आपने कहा ही केम विदाउट हर, तो इस विदाउट का मतलब ये समझ आता है कि जनाब ये तो आ गए और ये इंसान आया ही नहीं। ये भी मीनिंग अपने आप में बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। इसी विदाउट को अगर हम कहने की कोशिश करें तो एक्सेप्ट भी हुआ। इसी के लिए अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये एक्सक्लूडिंग भी हुआ, ठीक है, कोई भी अर्थ तैयार कर सकते हैं। ही केम अलोंग हर, इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो एंट्री कर रहे थे तो इधर ये इंसान और इधर ये लेडी पैरेलल चलते हुए आ रहे थे। अब ये कोई कंडीशन नहीं कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते हैं। अलोंग कल हमने समझा था पैरेलल टू समवन और समथिंग, तो ये मीनिंग कन्वे करता है इस सेंस में कि दोनों इंसान पैरेलल एंट्री कर रहे हैं। अलोंग विद का मतलब क्या समझ में आया? अलोंग विद का मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों के दोनों इंसान एक दूसरे को जानते हैं और दोनों के दोनों इंसान इकट्ठे ही आए हैं और दोनों की इकट्ठी ही एंट्री हुई। कितना मीनिंग बदल गया। इफ यू से अलोंग, तो अलोंग का मतलब दोनों एक दूसरे को बेशक नहीं जानते, हमें पता नहीं। अलोंग विद कंफर्म है, दोनों एक साथ एंट्री कर रहे हैं तो एक दूसरे को जानते हैं। ही केम फ्रॉम हर, तो ही केम फ्रॉम हर का कितना अच्छा मीनिंग तैयार हुआ। ही केम फ्रॉम हर का मतलब पहले ये इंसान इस इंसान के साथ था, अब इसे छोड़कर वो आया। फिर मैंने कहा ही केम टू हर, इसका मतलब ये कहीं दूर था और इस इंसान के पास आकर खड़ा हुआ, ये भी मीनिंग सही हुआ। ही केम बिफोर हर, तो ये इंसान कहीं और जा रहा था और जाकर आकर इस इंसान के सामने आकर खड़ा हो गया। अगर मैं कहता हूं ही केम टूवर्ड्स हर, इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये इंसान चलकर आया और इसके नजदीक से कहीं और चला गया। टूवर्ड्स का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ, पर वो डेस्टिनेशन नहीं है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या था कि भैया एक ही सेंटेंस के अंदर आप एक से ज्यादा प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं। कभी भी एक ही प्रेपोजिशन को अल्टीमेट ना माने। अगर एक प्रेपोजिशन को अल्टीमेट मान लिया तो समझ लो मूर्खानंद वहीं से पैदा हो गए। ठीक है भाई, तो प्रेपोजिशन बहुत इनफाइनाइट दायरा है। इसलिए मैं कल भी एक चीज कह रहा था कि मैं भी अगर चाहूं तो मैं भी पूरी कोशिश करूं तो भी मैं पूरी प्रेपोजिशन कभी भी नहीं पढ़ा सकता। क्यों? एक मूर्ख ने कहा था सर इसका मतलब आप पढ़ाओगे ही नहीं, ऐसे ऐसे लोगों के लिए ही बनाया है मैंने फिनाइल। भाई प्रेपोजिशन इतना बड़ा दायरा है, जितनी वर्ब्स जितने तरह के शब्द उतनी तरह की प्रेपोजिशन अपने आप ही अर्थ बनाती चली जाती हैं। ठीक है, इसीलिए इस पर सक्सेसफुल वो इंसान होता है जो यहां से जाग गया, जो यहां से नहीं जागा वो बर्बाद है, याद रखना। एक प्रेपोजिशन ऑफ हम लोगों ने सुनी है, कई जगह पर हम लोगों ने इसका डिस्कशन लिया है, मैं एक एक करके रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहली बात तो ये नॉन लिविंग थिंग के पोजेशन बताने का काम करती है। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं आप लोगों के सामने
क्या ये कहना ठीक है? नाउन के दौरान कहा था? नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल गलत है, तो ये होना चाहिए अ लेग ऑफ द टेबल। तो ये जो ऑफ बताने का काम कर रहा है, ये नॉन लिविंग थिंग के पोजीशन बताने का काम कर रहा है। इसी ऑफ के मीनिंग को अगर हम समझें, इसी ऑफ का मीनिंग हम लोग एक और तरीके से समझ लेते हैं, और ये हुआ मल्टीप्लीकेटिव। जैसे मल्टीप्लीकेटिव आप गणित में इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं 25% ऑफ 200 सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ये हुआ 25% ऑफ 200, 000, और ये हो गया आपके पास 50। तो इस ऑफ का मतलब क्या तैयार हुआ? मल्टीप्लीकेटिव। ये गुणा का काम करता है। यही एक तीसरा मीनिंग और तैयार करता है, जिसे हम कहते हैं पार्टीटिव। ठीक, अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं अ मेंबर ऑफ द फैमिली, तो फैमिली से निकालकर एक हिस्सा आपके सामने रखा, अ मेंबर। ठीक है जी। इसी ऑफ का एक और हमने फंक्शन सीखा है, जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में पढ़ाया गया है। सवाल लिखता हूं, जल्दी याद आ जाएगा। मैं अगर कहूं ऑफ द टू ब्रदर्स, गगन सर इज द डॉलर। गगन सर बेहतरीन मैथमेटिशियन है। एक छोटा सा एग्जाम्पल उनके लिए। अब दो भाइयों के बीच अगर तुलना की है, तो दो भाइयों के बीच तुलना के लिए देन का यूज नहीं, हम ऑफ का यूज करते हैं। एक बार इसे थोड़ा ध्यान से देखें, फिर चलते हैं आगे। ओहो, कुछ गिर गया है शायद। वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। जिया जाए ना, जाए ना, जाए ना, अरे पिया रे।
चलिए भाई, सॉरी वो मार्कर गिर गया था बच्चों। अच्छा बच्चों, ऐसे ही जब प्रेपोजिशन की हम बात करते हैं तो कुछ प्रेपोजिशन के सवाल फिक्स्ड भी हैं, हालांकि है तो ये फ्रेजल वर्ब्स, लेकिन फिर भी बताने की मजबूरी है ताकि हम लोगों की क्लैरिटी आगे हमारे काम आ सके। आ जाओ थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। जैसे इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करना चाहूँ तो एक प्रेपोजिशन बार बार पूछी जाती है, डाई, ऑफ, डाई के साथ फ्रॉम। ये छोटा सा ही सवाल है, बार बार पूछ लिया जाता है। अगर मैं कहने की कोशिश करूं ही डाइड, एक छोटा सा सवाल मैंने लिखा कॉलरा। मैं अगर कहूं स्ट्रेस, कितने ही सवाल लिख लो भाई, तो क्या चिपकाना सेंसिबल हुआ? एक छोटी सी ही बात है, छोटा सा ही सवाल है ये कि डाई के साथ ऑफ हम अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो ये हुआ हमारे पास डिजीज। डाई के साथ फ्रॉम की अगर हम बात करें तो मृत्यु का कारण बीमारी नहीं, कोई और ही इसकी वजह हो सकती है। जैसे अगर कहा जाए ही डाइड कॉलरा, तो यहाँ पर कॉलरा एक बीमारी है, ऑफ का जिक्र, स्ट्रेस बीमारी नहीं है, शोक है, प्लेग अगर हम कहें तो बीमारी है, एक्सीडेंट बीमारी नहीं है, कोई और कारण है। इसके लिए कभी कभी इनका यूज भी किया जाता है। फाइन। अच्छा बच्चों, यही सवाल एक और तरीके से पूछ लिया जाता है, मेड के साथ ऑफ और फ्रॉम का भी यूज हो जाता है। जैसे अगर मान लो दो सवाल में लिखने की कोशिश करूं, कर्ड इज मेड मिल्क, और अगर मैं कहने की कोशिश करूं हर नेकलेस इज मेड गोल्ड, तो दोनों के लिए पूछ लिया जाता है ये सवाल। अगर हम इस मेड के साथ ऑफ या फ्रॉम की बात करें तो बच्चों ये बताने की कोशिश करता है चेंज के बारे में। अब ये चेंज दो तरीके से बताए जाते हैं। ऑफ के साथ हम बताने की कोशिश करें तो ऑफ बताने की कोशिश करता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब जिसके अंदर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं बदलते, जिसके अंदर मूलभूत पहचान नहीं बदलती। फाइन। तो अगर हम इसी तरह से इस फ्रॉम के साथ बात करते हैं तो ये हुआ हमारे सामने एक तरह का केमिकल चेंज जो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है ना, मूलभूत तत्व पूरी तरह बदल जाते हैं। क्वेश्चन आया मेरे सामने, कर्ड इज मेड ब्लैंक मिल्क, तो पूरी तरीके से ही बदलाव हो गया, इसको चाहकर वापस नहीं बदल सकते। हर नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड तो रिवर्सिबल है। एक बार जरा देख लीजिए प्लीज।
आई होप आप लोगों ने इस बातचीत को देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। चलिए, दो प्रपोजिशन है, जरा दिमाग लगाएं।
मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों ने समझ ली होगी। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कायदा समझा देता हूं। ऑफ और फ्रॉम की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों शब्द सेपरेशन की बात करते हैं, और ओ डबल एफ की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा सेपरेशन बताता है जो कि सडन हुआ या फिर एक तरह का एक्सीडेंटल हुआ। सेंटेंस के अंदर ही वो फीलिंग बता दी जाती है कि अचानक से ही दो चीजें एक दूसरे से जुदा हुई। लेकिन अगर फ्रॉम की हम बात करते हैं तो फ्रॉम की अगर हम बात करें तो ये हुआ अपना एक तरह का नेचुरल या फिर एक्सपेक्टेड, नेचुरल या फिर कहें तो एक्सपेक्टेड, यानी कि ऐसा होना स्वाभाविक था। अब इस चीज को ध्यान से समझते हैं। द लीव्स आर फॉलिंग ब्लैंक द ट्रीज, पेड़ से पत्ते नेचुरल तरीके से सेपरेट हुए। गर्ल फेल, सभी को पता है गिरे और चोट लग गई, तो इसका मतलब काइंड ऑफ एक्सीडेंट। शी जम्प्ड ब्लैंक द ग्राउंड व्हेन शी सॉ अ स्नेक बिसाइड या बिसाइड्स, कल के लेक्चर में हमने इसके मीनिंग को समझा था बिसाइड। तो सर आप यहाँ कहना सेंसिबल क्या समझेंगे? जम्प्ड ऑफ, अचानक से कोई आपके सामने सांप बैठा हो तो चल के पड़ोगे। द परफॉर्मर जम्प्ड द हाईएस्ट बिल्डिंग, अब वो परफॉर्मर है तो ये उसके लिए एक नेचुरल एक्ट है। बिफोर या इन फ्रंट ऑफ, सर ऑडियंस लिविंग नाउन है तो लिविंग नाउन के लिए बिफोर बताया गया है आज की क्लास में। कीप द इलेक्ट्रिक वायर्स, क्यों? क्योंकि भैया कहीं एक्सीडेंटली आप इलेक्ट्रिक वायर्स को छू ना दो। स्टैंड क्लियर द डोर्स, इसका मतलब आप मेट्रो में अक्सर ये अनाउंसमेंट सुनते हैं, दरवाजों से हटकर खड़े हो, कहीं एक्सीडेंटली आप दरवाजों के बीच ना आ जाओ। एक अगले क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं तो लिखा है द पैसेंजर्स डिबोर्डेड ब्लैंक द ट्रेन। बच्चों अगर इस डी बोर्डेड को मैं थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो डी का अर्थ हुआ अवे, ठीक है जी, या अगर हम कहें तो दूर। तो भैया जब इसमें पहले से ही सेपरेशन जुड़ा हुआ है तो हमें इसके साथ प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरीके से जब बोर्ड की हम बात करते हैं तो किसी चीज पर यात्रा करना, तो हमें इसके लिए भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। फाइन, और यहीं से हमारा रास्ता खुलता है सुपरफ्लूस प्रेपोजिशन का। मैं सुपरफ्लूस प्रेपोजिशन का जिक्र करना शुरू करूंगा कल, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी बातचीत मुझे छेड़नी होगी। फाइन, तो मुझे लगता है अब मैं थोड़ी देर आप लोगों के दुख सुख की बातें कर लेता हूँ। कमेंट्स पर आप आ जाएं, और किसी को कोई बात दिल की कहनी है, प्यार भरी कहनी है, मोहब्बत भरी कहनी है, तो स्वागत है आपका गोपाल वर्मा के छोटे से डिस्कशन में। और आ जाओ भाई, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। प्लीज कम। अरे मैं तो यही हूँ भाई। हेलो 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो। तो मुझे लगता है यहाँ तक की बातचीत आप अच्छे से रिवाइज करके आ जाएं, ठीक है? थैंक यू ज्योति बेटा। तो यहाँ तक की बातचीत को आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश, थैंक यू राजू, थैंक यू सो मच। यहाँ तक की बातचीत को आप अच्छे से पढ़ के देख लीजिएगा। और प्रेपोजिशन बहुत गहरी चीज़ है बच्चों, ध्यान से समझेंगे तो चीज़ें बहुत प्यारी लगेंगी। और मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आज हो सकी हैं। आप यहाँ तक रिवाइज करना। कल हम लोग बात करेंगे सुपरफ्लूस एक्सप्रेशंस किस तरीके से प्रेपोजिशन को डैमेज करते हैं। सो नाइस ऑफ यू। चलिए दोस्तों, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर। मैं 5 मिनट रेस्ट करना चाहूँगा। थैंक यू एवरीवन।